मिस्र के खिलाफ अर्जेंटीना की मुतनाज़ जीत पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ेर बहस है। एक अंधे को भी ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अर्जेंटीना को वो जीत दी गई जिसकी वो मुस्तहिक नहीं थी। इस पर आलमी मुबस्सरीन भी काफ़ी तबसरा कर रहे हैं। आप क्या राय देंगे? जी बिल्कुल आयशा, जैसे आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है और अगर हम इसे बोलें कि ये दुनिया के जितने बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें सबसे बड़ा इवेंट है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और यकीनन कुछ रूल्स इस वक्त चेंज किए गए हैं। इसमें पहले 32 टीमें होती थी, अब 48 टीमें हैं। और फिर जितना बड़ा इवेंट होता है उसके साथ हम लोग देखते हैं कि उतनी ही बड़ी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ती हैं। अभी हालिया दिनों में जो बड़ी कंट्रोवर्सी है वो यकीनन अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट मैच से मुतल्लिक थी। कहा यह जा रहा है कि जी जो VAR पे रिव्यूज़ हुए हैं वो फ़ायदा उन्होंने दिया है अर्जेंटीना को, चूँकि अर्जेंटीना एक पॉपुलर टीम है इसलिए उनके हक़ में गए हैं। और इजिप्ट जो कि एक मुस्लिम टीम है एंड गालिबन वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, तो उनके साथ ज़्यादती हुई है। मैं ख़ुद भी वो मैच देख रहा था, तो उसमें ज़ाहिर है रेसिज्म के अगेंस्ट एक सर्टेन एक्शन अब इजाज़त है बनाने की, तो वो हम देख रहे थे कि जो इजिप्ट के जो कोच हैं वो मखसूस वो इशारे भी कर रहे थे और उस मैच के दौरान वो रेफरी ने उन्हें येलो कार्ड भी दिया। बहरहाल ये सारी उस मैच की सूरत हाल है। देखें जी, इससे पहले भी हमने देखा है कि डिसीजंस हुए हैं जब बड़ा इवेंट होता है और मुतनाज़ डिसीजंस भी सामने आते हैं, लेकिन जो ये वाला स्पेसिफिक मामला था VAR रिव्यूज़ वाला, ये अकॉर्डिंग टू द रूल था। ये जो VAR के रूल्स मुतारिफ करवाए गए हैं वो इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं, उनको कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। और वो रूल बड़ा ही सिंपल था। वो रूल ये था कि अगर कोई अगली टीम के डिफेंडर को रोकने की कोशिश करता है, अटैकर टैकल करता है जिसमें बॉडी टू बॉडी टच होता है और इवेंचुअली वो बिल्डअप होता है और बाद में जाके गोल स्कोर हो जाता है, तो वो VAR के थ्रू, VAR टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको रिवर्स में स्लो मोशन में करके देखते हैं और वो देखते हैं कि क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी किसी को गोल करने से रोकने की, उसमें बॉडी टच है, तो वो फिर ऑब्वियसली कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि इसमें हुआ भी। ऑल्दो वो थोड़ा बाद में जाकर हुआ, लाइक 100 यार्ड तक वो एक बिल्डअप हुआ, उसके बाद गोल स्कोर हुआ। अब मुतनाज़ इसलिए बन गया क्योंकि तब तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हमें इजिप्ट लग रहा था। एक गोल वो कर चुके थे और ये दूसरा गोल था इजिप्ट का जो कैंसिल हुआ था और इस पे फिर काफ़ी शोर सुनने को मिला, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द रूल था। अब वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसी मैच के दौरान हमने फिर ये देखा था कि एक गोल अर्जेंटीना की जानिब से जो स्कोर किया गया बाद में लेटर ऑन जाके, उसको क्यों नहीं फिर VAR के थ्रू कैंसिल किया गया, जिसमें मोहम्मद सलाह जो कि मेन प्लेयर हैं इजिप्ट के, उनको टैकल करने की कोशिश की गई थी। तो वहाँ पर भी वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो रिप्ले में भी दिखाया गया था कि उसमें कांटेक्ट जो है डिफेंडर का वो पहले बॉल के साथ है, बाद में प्लेयर के साथ है। अगर आपने पहले बॉल को टच कर लिया है और वो आप बॉल लेकर निकल आए हैं, वो इवेंचुअली बिल्डअप होता है, आप गोल स्कोर कर देते हैं, तो वो एक फेयर है। अगर आप जानबूझकर किसी प्लेयर को पहले टच कर रहे हैं, उसको गिराने की या रोकने की या इवन शर्ट खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वो VAR में चेक हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर उसको वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये एक अकॉर्डिंग टू द रूल था बिल्कुल, जो कि VAR के थ्रू गोल कैंसिल किया गया इजिप्ट का। लेकिन वो फिर चूंकि इजिप्ट मैच हार गई और एक सिंपैथीज भी थी, एक कनेक्शन था फैंस का इजिप्ट के साथ, और उसके बाद ये वावेला मचा दिया गया, या कह लें वावेला तो नहीं, खैर चले कह लें कि जो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे लोग, उनकी राय ये रही कि ये एक मुतनाज़ डिसीजन था। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बड़ी टीम है तो उसकी सपोर्ट में हमेशा से गोल जो है वो अगर है तो डिसीजन उनकी फेवर में रेफरी देगा, और अगर एक कोई छोटी टीम है तो उसके अगेंस्ट ये होगा। इससे पहले वैसे मुतनाज़ डिसीजन मैं आपको बताऊं तो 1966 का एक मैच था जी, घोस्ट गोल के नाम से भी कहा जाता है। इंग्लैंड का मगरबी जर्मनी के साथ ये मैच था, जिसमें इंग्लैंड ने जब बॉल को शूट मारी, उनके प्लेयर ने गोल करने की कोशिश की, वो क्रॉस बार जो कि गोल के इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं पोल्स, उसको बॉल टच हुआ और नीचे गिर गया, यानी कि वो गोल पोस्ट के अंदर बॉल नहीं गया, तो रेफरी ने उसको गोल दे दिया। जो वेस्टर्न जर्मनी था वो शोर मचाता रह गया कि जी ये गोल नहीं है, लेकिन चूंकि रेफरी ने देखा था तब VAR टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इवेंचुअली इंग्लैंड को उसका फ़ायदा हो गया। और इसी तरह अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड बड़ा फेमस मैच है 1986 का, जिसमें मैराडोना को एडवांटेज मिला था, एक हाथ के जरिए, उनका हाथ लगा था, प्रॉपर हाथ के जरिए उन्होंने गोल कर दिया, और VAR टेक्नोलॉजी तब नहीं थी और रेफरीज ने उसको एक लीगल गोल करार दिया, तो उसका एडवांटेज अर्जेंटीना को मिल गया। तो इस तरह से भी इवेंट्स में चलता है। लेकिन अब ये VAR टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का बेसिकली मकसद यही था कि जितना बड़ा ये इवेंट होता जा रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फेयर डिसीजंस हो। अजीम, पुर्तगाल की शिकस्त के बाद टूर्नामेंट के टिकट की कीमत 60% तक कम हो गई है। क्या अर्जेंटीना की मुतनाज़ जीत फीफा का बिजनेस मॉडल बचाने की कोशिश थी,
और अगर अर्जेंटीना भी बाहर हो जाता तो टूर्नामेंट में क्या दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो जाती। अच्छा, ये भी बिल्कुल मैंने भी ये खबर पढ़ी है और कहा यह जा रहा है कि जी चूंकि रोनाल्डो के फ़ैन बहुत ज़्यादा थे और रोनाल्डो जो है अब वो उनकी नहीं रही है, क्या कहते हैं, टीम उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई है और वो बाहर हो गए हैं क्वालिफाइंग राउंड से। तो इस वजह से जो है वो टिकट की सेल कम होना शुरू हो गई, ये भी कहा जा रहा है वैसे। लेकिन ये एक्चुअली मैं इसको ये भी देख रहा था कि ये कोई फीफा की प्राइस नहीं है, मतलब लाइक फीफा की टिकट्स की ऑफिशियल प्राइस है, ये वो नहीं है। मिसाल के तौर पर आप पुर्तगाल के फ़ैन हैं, आपने टिकट्स खरीदे थे, आपको लग रहा था कि राउंड 16 से आगे जाएगी, पुर्तगाल क्वार्टर फाइनल में जाएगी, फिर इवेंचुअली सेमीफाइनल में जाएगी, तो आप लोग टिकट्स खरीद लेते हैं। आपसे मुराद जो भी पुर्तगाल के फैंस हैं, और इवेंचुअली जब वो नहीं जा पाई तो उसकी वजह से जो है वो जाहिर है अब उन्होंने ब्लैक मार्केट में वो टिकट्स को सस्ते बेचना है, तो वो टिकट्स फिर सस्ते बेचेंगे। तो इस चक्कर में ऐसा लग रहा है कि जो बड़ी टीम है चूंकि वो आगे नहीं जा पाई तो इस वजह से पैसों का भी नुकसान हो रहा है या पैसा इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अगर ऐसा हो पाता ना तो इसकी भी एक एग्जांपल थी और वो ये थी कि 2004 का जो यूरो कप फाइनल है वो यूनान जीता था, ग्रीस, और उसमें उनका मुकाबला जिस टीम के साथ था वो यही पुर्तगाल की टीम थी और पुर्तगाल तब भी फेवरेट थी, तब भी फेमस पुर्तगाल थी। लेकिन और कोई भी मैं आपको बताऊं तो फुटबॉल फैन ग्रीस के उस मैच को जितना वो डिफेंडिंग पोजीशन में आके मैच खेलते हैं, उस स्लो मैच को, उस डिफाई पोजीशन को ग्रीस की अगर हम कहें तो वो नहीं देखना चाहते थे। लेकिन ये एक फेयर डिसीजन था, इसमें पैसा इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं था उसमें। हालांकि जो फीफा या यूएफा की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको नुकसान हुआ था इवेंचुअली ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पे, क्योंकि बड़ी टीम इवेंचुअली पहले बाहर हो गई थी और फाइनल ग्रीस जीती थी। तो ये एक एग्जांपल हमारे सामने है कि पैसा इन्वॉल्व होता है, लेकिन इवेंचुअली जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, इसमें फीफा है, उनको फेयर प्ले करना पड़ता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ ज़रूर हो जाती है, पैसा डेफिनेटली इन्वॉल्व भी होता है, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ये तायुन नहीं किया जा सकता कि ये टीम आगे जाएगी। उस टीम को पूरे क्वालिफाइंग राउंड को खेलना पड़ता है। लेकिन ये तो फिर काफ़ी तशवीशनाक है ना कि खेल की शफाफियत को दाव पर लगाकर फीफा स्पोर्ट्स का बिजनेस मॉडल बचा रही है। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था ना अभी कि ये इसके जो फाइनेंशियल मॉडल है उसको सपोर्ट हरगिज़ नहीं किया जा रहा फीफा की तरफ से। हरगिज़ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, इसमें फेयर प्ले टीम्स को करना पड़ता है। देखें, अगर मिसाल के तौर पे हम ले लें कि जी अगर फीफा सिर्फ ये चाहता है कि चूंकि बड़े प्लेयर हैं तो उनमें उनके नाम होंगे, उनके फ़ैन फॉलोइंग होगी, ज़्यादा पैसा आएगा, तो लिहाजा उन्हीं की टीम्स को बचाया जाए वर्ल्ड कप में। अगर ऐसा हो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इंडिया की किसी फुटबॉल टीम को चांस दे देना चाहिए या चाइना की फुटबॉल टीम को चांस दे देना चाहिए, क्योंकि आबादी के लिहाज से जितने बड़े मुल्क ये हैं, जितनी आबादी यहाँ पर है, अगर इनकी टीमें आके फीफा में खेलना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली फिर उतने ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी बिकेंगे, उतने ज़्यादा फैंस भी टिकटें खरीदेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ पैसों को नहीं देखा जाता है। कोई भी टीम आती है उसको परफॉर्म करना पड़ता है, पैसा ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, वो बिलियनियर हैं ऑलरेडी, किसी भी क्लब के लिए खेलते हैं तो वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। मेसी हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। इसी तरह से किसी भी टीम के आप स्टार प्लेयर को ले लें, कोई भी सस्ता प्लेयर नहीं है, पैसा इवेंचुअली इन्वॉल्व होता है। लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि पैसे की बिना पर डिसीजंस लिए जाते हैं या पैसा असरअंदाज होता है किसी भी टीम की परफॉर्मेंस से कताए नज़र कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। चूँकि उस टीम के फैन ज़्यादा हैं, उस टीम की टिकट ज़्यादा बिक गई हैं और वो पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इस टीम को सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल तक लेके चला जाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो क्या मिस्र की शिकस्त को फ़लस्तीन के हक में उनके कोच की 2 रोज़ कबल की पोस्ट को भी जोड़ा जा सकता है? अच्छा जी, बिल्कुल ये भी है। देखें, पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है, नो डाउट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उसका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड असर होता है, ऐसा लगता है। लेकिन अगेन बात वही है कि उसकी वजह से कोई मेजर डिसीजंस नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इजिप्ट की अगर हमदर्दियाँ फ़लस्तीन के साथ हैं या उनके प्लेयर्स उनकी सपोर्ट में कोई पोस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसी चक्कर में उनको मैच हरवा दिया जाए, ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, अगर ऑन फील्ड रेफरी मौजूद है और उस रेफरी ने कोई डिसीजन करने हैं तो उस रेफरी की अपनी रेपुटेशन भी स्टेक पर है, क्योंकि उनकी भी ग्रेडिंग्स होती हैं, उनकी भी रेटिंग्स होती हैं। और इस तरह से फीफा की एक पूरी कमेटी है जो रेफरीज की कमेटी है। अगर कोई डाउट हो जाए कि कोई एक रेफरी मुतनाज़े फैसले दे रहा है, मुसलसल किसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, तो आई गेस कि उस रेफरी की अपनी जो रेटिंग है ख़राब हो जाएगी, उसका अपना करियर दाव पे निकल जाएगा। अभी इसी से रिलेटेड हमने ईरान वाली सिचुएशन देखी थी कि ईरान और अमेरिका की चूंकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त, लेकिन उसमें कुछ बायसनेस वाकई सामने आई थी।
उसमें ईरान को उनके 15 मेजर ऑफिशियल्स थे जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ किए गए, उनके फैंस को वीज़ाज़ नहीं दिए गए, मेजॉरिटी अमेरिकन फैंस वहाँ पर मौजूद थे स्टेडियम में। फिर ऑब्वियसली जब आपके होम टाउन में मैच है, होम एडवांटेज है अमेरिका को, और फिर वहाँ पे जो क्राउड है वो ऑलरेडी एक मुल्क के अगेंस्ट है और वो नारेबाजी कर रहा है, तो सोचें उस प्रेशर में किसी टीम को अगर परफॉर्म करना है तो उनकी परफॉर्मेंस कितनी मुतासिर हो सकती है। ये बायस रवैया हमें नो डाउट ईरान के मामले में ज़रूर देखने को मिला। फिर जी 24 घंटे का उनके पास फ्लाइट टाइम दिया गया। 3 कंट्रीज़ होस्ट थे, मैक्सिको था, कनाडा था, अमेरिका। सब ये बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स के इनके ईरान के मैचेस आप कनाडा में रख सकते थे या मैक्सिको में, अमेरिका में ही क्यों रखे गए। और वो उनका ट्रेनिंग कैंप मैक्सिको में है, वो वहाँ से फ्लाई करते हैं, 24 घंटे का सिर्फ विंडो है, उस 24 घंटे के अंदर आपने पहुँचना है, आप सही तरह से रिलैक्स भी नहीं कर पा रहे और आपने मैचेस खेलने हैं, तो ऑब्वियसली ये आपकी एक फिटीग सिचुएशन हो जाती है। तो ये भी एक सिचुएशन थी, मतलब मिक्स एंड मैच वाली सिचुएशन है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन पर असरअंदाज हो रही है, लेकिन दूसरी जगह पे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जहां पता चल रहा है कि बाकी सियासी मामला भी इन्वॉल्व हैं बीच में। अच्छा अजीम, फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल गेम है और फीफा के मुतनाज़ फैसले खेल पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है? क्या कारोबार से जुड़े ऐसे किसी भी खेल का कोई भी टूर्नामेंट हकीकी चैंपियन का फैसला कर सकता है? जी बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। आई गेस के इस जैसे देखें जी, बिजनेस मॉडल चेंज ज़रूर हो सकता है। मेरी ये ज़ाती राय है, बिजनेस मॉडल जैसे अभी फीफा ने चेंज किया, उन्होंने ये किया कि 48 टीम्स कर दी 32 की बजाय 48 टीमों का, मतलब केप वर्दे जैसी टीम आ रही है और वो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अपनी टैलेंट पे, अपनी परफॉर्मेंस पे। इससे पहले केप वर्दे को कोई नहीं जानता, उनके गोलकीपर हैं 40 साल के वो जीना, उनको कोई नहीं जानता था, चंद हज़ार की उनके फ़ैन फॉलोइंग थी, इंस्टाग्राम पे मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हो गए। ऑल्दो वो नहीं जीते हैं इस इवेंट में, बहुत आगे तक नहीं गए हैं, एक मेजर उन्होंने जो है वो राउंड तक क्वालिफाई करने में वो कामयाब ज़रूर हुए हैं केप वर्दे, लेकिन फ़ायदा क्या हो गया, अब एक केप वर्दे की भी ऑडियंस बन गई। इसी तरीके से जब आप मल्टीपल टीम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अफ्रीकन टीम्स आ रही हैं, साउथ अमेरिकन टीम्स हैं, यूरोपियन टीम्स हैं, एशियन टीम्स हैं, जब आप उसका होराइजन ओवरऑल ब्रॉड कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर उतने ही ममालिक में वो मैचेस देखे जाएंगे और वहाँ से फिर उतनी कमाई भी आएगी। आई गेस इस तरीके से अगर आप कहें कि फाइनेंस इन्वॉल्व है तो वाकई इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप कहें कि पर्टिकुलरली किसी एक टीम की वजह से पैसा आ रहा है या किसी चूंकि एक टीम की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और वहाँ से पैसे ज़्यादा आ रहे हैं लिहाजा हम इसी टीम को जिताते जाएं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुमकिन है। इसकी मैं एग्जांपल एक आपको दे सकता हूँ, 2022 में ही ऑर्लो अर्जेंटीना वहाँ पे वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था, लेकिन अर्जेंटीना शुरुआती ग्रुप के मैचेस में सऊदी अरब के अगेंस्ट मुझे याद है कि उनके 3 गोल हुए थे जो कि VAR टेक्नोलॉजी के थ्रू ही, जिस VAR टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तब उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगेंस्ट सऊदी अरब 2022 के ग्रुप मैचेस में 3 गोल को मंसूख किया गया था। यानी कि टेक्नोलॉजी जो अब एडवांस हुई है वो किसी ना किसी तरीके से फीफा को सपोर्ट कर रही है और रूल्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, उनका इस्तेमाल ज़रूर डिफाइन कर देना चाहिए कि तरीक़ाकार, क्योंकि उसमें इनकन्सिस्टेंसी है जिसकी वजह से लोगों को क्रिटिसाइज करने का मौका मिलता है। और अगर सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होता तो वाकई फिर केप वर्दे जैसी टीम में या किसी और टीम के आने का और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का कोई चांस ही नहीं बन सकता था।